दोस्तों, तो आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का दूसरा अध्याय कर रहे हैं लूसेंट से। इसमें अध्याय का जो शीर्षक है आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। तो आर्थिक समृद्धि क्या है? आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो तो हम क्या कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, जिसमें कि परिणामात्मक परिवर्तन होते हैं जो कि श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होता है। नोट देखें कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मानदंड प्रति व्यक्ति आय होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन सीधे तौर पर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। अब हम लोग देखते हैं आर्थिक विकास क्या है। अभी तक हम लोगों ने देखा आर्थिक समृद्धि, अब देखते हैं आर्थिक विकास क्या है। तो आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। ठीक है, आर्थिक विकास क्या है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिणामात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे कि आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं। अतः आर्थिक विकास मूलतः मानव विकास ही है। ठीक है, तो यह शब्द नहीं भूले कि आर्थिक विकास जो है मूलतः क्या है? मानव विकास ही है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता एवं क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है, जिसका तात्पर्य जीवन पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता है। महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया, चाहे वह गरीबी किसी भी रूप में हो। ठीक है, अब क्या है कि आर्थिक समृद्धि ये दिया है अलग से कि आर्थिक समृद्धि तो केवल परिणामात्मक परिवर्तन है, राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन, आर्थिक चरों जिनका परिणामात्मक माप संभव हो में उसमें परिवर्तन होता है। और आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास का अर्थ होता है परिणामात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार, आर्थिक तथा अनार्थिक चरों में परिवर्तन। नोट में हम लोग देखें कि किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार के आकार पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास की माप देखें तो विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की माप तथा विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के 5 दृष्टिकोण मिलते हैं। ठीक है, ये 5 दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? तो देखें, पहले 5 दृष्टिकोण का नाम हम बोल देते हैं, उसके बाद इसका वर्णन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला है आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम। ठीक है, आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम। दूसरा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम। तीसरा है क्रय शक्ति समता विधि, जिसको PPP बोलते हैं, क्रय शक्ति समता विधि। चौथा निवल आर्थिक कल्याण। ठीक है, निवल आर्थिक कल्याण। और पांचवा है मानव विकास सूचकांक। तो ये क्या है? ये जो 5 दृष्टिकोण दिया गया है ये है क्या? तो ये आर्थिक विकास की माप के लिए 5 दृष्टिकोण है। ठीक है, तो विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की माप, विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के लिए इन 5 दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग अब बारी बारी से देखते हैं कि आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम है क्या। तो इसका प्रतिपादन विश्व बैंक ने किया था। याद रखेंगे, आवश्यकता प्रत्यागम यानी कि आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, इसका प्रतिपादन विश्व बैंक ने किया था। दूसरा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम,
इसका प्रतिपादन मॉरिस डेविस मॉरिस, याद रखेंगे, मॉरिस डेविस मॉरिस ने ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया था। इस विधि में किसी भी देश के रहन सहन के स्तर यानी आर्थिक विकास की तुलना के लिए 3 आंकड़ों शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर एवं 1 वर्ष आयु की जीवन प्रत्याशा के औसत मान का उपयोग किया जाता है और 0 से लेकर 100 के पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नोट में हम लोग देख लें कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम जो है NQLI जिसको बोलते हैं, PQLI माफ़ कीजिए, PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स यानी PQLI का अधिकतम मूल्य 100 होता है और न्यूनतम मूल्य कितना होता है, 1 होता है। 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति का और 1 की ओर बढ़ना खराब स्थिति का परिचायक होता है। ठीक है, तो ये थी जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, PQLI। अब तीसरा है क्रय शक्ति समता। ये क्या है, तो इस विधि का सबसे पहले प्रयोग सन 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया था और आजकल विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए कर रहा है। नोट में देखिए तो विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2012 में क्रय शक्ति समता यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह 2014 के रिपोर्ट के हिसाब से बात हो रही है। ठीक है, अब जो चौथा दृष्टिकोण है वह निवल आर्थिक कल्याण है। यह आखिर है क्या, तो निवल आर्थिक कल्याण सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिक नगरीकरण की हानियों, देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से किन चीज़ों को जोड़कर हम घटाएंगे, याद रखें निवल आर्थिक कल्याण निकालना अगर है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से किन चीज़ों को जोड़कर हम लोग घटा लेंगे, तो घटाएंगे इनको जोड़कर, किनको जोड़कर, तो उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिक नगरीकरण की हानियाँ और अवकाश तथा गृहिणियों की सेवाएं। ठीक है, ये उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिक नगरीकरण की हानियों प्लस अवकाश तथा गृहिणियों की सेवा दोनों को जोड़ देंगे और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटा देंगे। इससे क्या प्राप्त हो जाएगा, निवल आर्थिक कल्याण। तो सैमुएल्सन का मत है कि निवल आर्थिक कल्याण यानी कि नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, न्यू जिसको कहा जा सकता है, लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार का सही माप करेगा। इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले डैली तथा कॉब ने 1989 में किया था। नोट में देखें तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार के माप के लिए विलियम नॉर्थहास तथा जेम्स टोबिन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की धारणा विकसित की, जिसे बाद में सैमुएल्सन, ठीक है, सैमुएल्सन ने संशोधित कर नेट इकोनॉमिक वेलफेयर यानी कि म्यू को चेंज करके न्यू कर दिया। जो पहले मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर था उसको चेंज करके सैमुएल्सन ने क्या कर दिया, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कर दिया। अब जो पांचवा जो दृष्टिकोण था वह था मानव विकास सूचकांक का। तो यह क्या है कि सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक जो पाकिस्तान के हैं, अमर्त्य सेन भारत के तथा उनके सहयोगियों ने किया है। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी सूचकांक है जिसमें क्या है कि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। ठीक है, पहले वर्ष इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है, मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, याद रखें जो मानव विकास में जो सूचकांक होता है उसका उच्चतम मान कितना होता है, 1 होता है। तो अगर 0 से लेके 0.550 से अगर उतना के बीच है, 0 से लेके 0.550 से कम है तो निम्न मानव विकास वाले देश के रूप में उसे श्रेणीबद्ध किया जाएगा।
0.550 से लेके 0.700 से कम है, ठीक है, तो मध्यम मानव विकास वाला देश कहा जाएगा। 0.700 से लेके 0.800 से अगर कम है तो उच्च मानव विकास वाले देश कहे जाएंगे, और 0.8 से लेकर 1 तक है तो बहुत उच्च मानव विकास वाले देश के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। नोट में हम लोग देखते हैं कि 2012 में मानव विकास सूचकांक HDI जारी नहीं किया गया था, और आपको पता होगा कि 1990 से लगातार इसे जारी किया जाता है प्रतिवर्ष। तो अब हम लोग क्या है कि कुछ सूचकांकों को देख लेते हैं। कुछ सूचकांकों को देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक प्रमुख सूचकांक है, और सूचकांक दिए गए हैं, और उसमें हम लोग जो खासकर जो ध्यान देने वाले हैं सूचकांक किस वर्ष जो रिसेंटली जो सूचकांक हम लोग के सामने हैं 2025-24 के आसपास, जो रिसेंटली अभी जो नवीनतम है, आज दिनांक 23 जुलाई 2025 है, आज तक की रिपोर्ट के हिसाब से जो आंकड़े दिए गए हैं उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें प्रमुख सूचकांक दिए गए हैं, इसमें हम लोग ध्यान रखने वाले हैं कि कौन कौन से कितने देश सम्मिलित हैं, संख्या, भारत की रैंक इसमें क्या है, शीर्ष कौन से देश इसमें हैं, निम्नतम स्थान वाला कौन सा देश है, ठीक है, जारी करने वाली निकाय कौन सी है। तो ये जो प्रमुख बातें होंगी विभिन्न सूचकांकों के, जो किसी भी राष्ट्र या दुनिया के जो आर्थिक विकास हो रहे हैं इसका मापन करता है। तो इसे हम लोग देखते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें मानव विकास सूचकांक, ठीक है। तो 2025 के मानव विकास सूचकांक को देखें तो भारत जो है 193 देशों में 130वें स्थान पर है, ठीक है, और 0.685 याद रखेंगे, 0.685, और यह जो है मध्यम मानव विकास वाला देश के रूप में इसे कैटेगराइज किया जाएगा, ठीक है। शीर्ष 3 देशों को देखें तो आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है शीर्ष देश। निम्नतम देश की बात करें तो इसमें दक्षिण सूडान है जिसको 193वां रैंक मिला है, और HDI है 0.388, और इसे हम लोग निम्न मानव विकास वाले देश में कैटेगराइज करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखें इसमें जो क्या कहते हैं कि आपकी जो लुसेंट पुस्तक है उसमें जो 2014 वाला भी जो नवीनतम जो लुसेंट आपके हाथ में होगा, इसमें एक दिया है रिपोर्ट कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2021 में इसे जारी किया गया था, 98 देशों को इस रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया, और भारत का उसमें रैंक था 86वां। न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान इस रैंकिंग में शीर्ष पर थे। ब्राज़ील निम्नतम था 98वां नंबर पर, और लावी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया की एक निकाय थी, तो उसके द्वारा यह जारी किया गया था। लेकिन क्या है ना कि कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक को अब प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो इसे समाप्त कर दिया गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और दूसरा हम लोग है जो महत्वपूर्ण है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। भारत की रैंक हम देखेंगे, शीर्ष 3 देश देखेंगे, निम्नतम स्थान कौन सा है और जारी करने वाली एजेंसी कौन सी है। तो इसमें देखिए कि भारत की जो रैंक है वह कुल 148 देशों में 131वें स्थान पर है। याद रखेंगे ये रिपोर्ट कौन सा है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 131वें स्थान पर है, और जिसका लैंगिक समानता स्कोर जो है वो 64.4% है, और जो 2000 पिछला जो वर्ष था उसकी तुलना में जो पिछला 129वें स्थान पर था, तो 2 पायदान नीचे खिसक गया है। ये कौन सी रैंक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। शीर्ष 3 देशों को देखें तो आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे है, ठीक है, आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे है। निम्नतम स्थान जो है पाकिस्तान का है, सबसे निचला स्थान, ठीक है। और जारी करने वाली एजेंसी कहें तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है वो विश्व आर्थिक मंच, याद रखेंगे WEF द्वारा इसे जारी किया जाता है, और 2006 से कंटिन्यू इसके 4 आयाम है, जैसे आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। ये सूचकांक है, आयाम है, माफ़ कीजिए, ये आयाम है जिनके आधार पर तय किया जाता है कि ये जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक है
इसकी सूचकांक कितना प्राप्त होगा। मुख्य बिंदु में हम कुछ देख लेते हैं कि भारत ने आर्थिक भागीदारी और अवसर में 0.9% अंक की मामूली प्रगति दिखाई है, लेकिन राजनीतिक सशक्तिकरण में कमी आई है, जहां संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14.7 से घट करके 13.8 और मंत्री स्तरीय पदों में 6.5 से घट करके 5.6 हो गया। इसके कारण 2 स्थानों की गिरावट हुई है। ठीक है। वैश्विक स्तर पर लैंगिक अंतराल 68.8% बंद हुआ है, लेकिन पूर्ण समानता तक पहुंचने में अभी 123 वर्ष लग सकते हैं। अगर इसी तरह की तरक्की रही, अगर देशों ने अच्छे ढंग से काम नहीं किया, विभिन्न देशों ने, तो ऐसा करने में 123 वर्ष लग जाएंगे। आगे बढ़ते हम लोग हैं अब कारोबारी सुगमता सूचकांक, जिसे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से जानते हैं। भारत की रैंक इसमें देख लेते हैं। तो देखिए, अभी तक जो नवीनतम आंकड़ा है वो 2021 तक का ही है। ठीक है। आपको पता होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो चल रहा था, विश्व बैंक द्वारा इसे जारी किया जा रहा था, तो विश्व बैंक ने 2021 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को अनियमितताओं के कारण बंद कर दिया था। अंतिम जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें भारत की जो रैंक है 190 देशों में वो 63वें स्थान पर थी। ठीक है। तो ये था शीर्ष, इसमें 3 देश थे, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग। तो ये देखिए, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, इससे एक प्रश्न जरूर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कि बी रेडी 2025, बी रेडी 2025 में शीर्ष देशों की सूची अभी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन न्यूजीलैंड पहले भी शीर्ष पर रहा है। तो देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नाम बदल करके एक तरह से बी रेडी कर दिया गया है। ठीक है। तो ये है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये है वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2024। ठीक है। तो भारत की रैंक की बात कर ली जाए तो भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है। ठीक है। 127 देशों में 105वें स्थान पर है और स्कोर है 27.3। यह गंभीर यानी कि सीरियस कैटेगरी में है, भूखमरी श्रेणी को दर्शाता है। और 2023 की तुलना में कहें तो 111वें स्थान से सुधार हुआ है। से नहीं, ये सुधार नहीं, 100 चूँकि 2023 में 111वें स्थान पर था और 127 देशों में 105वें स्थान पर 2024 का आंकड़ा है। तो मामूली सुधार हम देख सकते हैं। शीर्ष देशों को देखें तो इसमें बेलारूस, बोस्निया, हर्जेगोविना, ये दोनों बोस्निया और हर्जेगोविना जो है एक साथ ही है। बेलारूस इसमें प्रथम शीर्ष स्थान पर है, बेलारूस प्रथम स्थान पर है, बोस्निया, उसका चिली, चीन और अन्य 18 देश जो है, कुल 22 देश है जिसका जो GHI स्कोर 5 से भी कम है। ठीक है। तो ये काफ़ी बुरी स्थिति है। और जो सबसे निचले स्थान पर है वो सोमालिया है। ठीक है। जो सबसे अधिक भूखमरी से प्रभावित देश है। इसके बाद यमन और चाड है, सोमालिया, यमन और चाड। और जारी करने वाली एजेंसी की बात कर ली जाए तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड, याद रखेंगे, आयरलैंड की एक एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और वेल्ट हंगर हिल्फे, याद रखें, जर्मनी की कंपनी है, वेल्ट हंगर हिल्फे जर्मनी की कंपनी, और कंसर्न वर्ल्ड वाइड ये भूखमरी सूचकांक जारी करने वाली कंपनी है। ठीक है। GHI 4 संकेतकों पर आधारित है, आपको पता होगा। कुपोषण, भारत की बात कर ली जाए तो 13.7% भारत में। तो कुपोषण, बच्चों में स्टंटिंग, बच्चों में वेस्टिंग और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर। आप समझे, भारत में कुपोषण की जो स्थिति है 13.7% है भारत में। स्टंटिंग जो है वो 35.5% है, वेस्टिंग जो है 18.7% है, और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर की बात कर ली जाए तो 2.9% है। ये स्टंटिंग का मतलब होता है बच्चे की जो औसत ऊंचाई है, और वेस्टिंग का मतलब होता है वजन। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। भारत में अगर बात की जाए 2000 की तुलना में प्रगति की है, लेकिन बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग की जो उच्च दर वो काफ़ी चिंता का विषय है। भारत के पड़ोसी देश जैसे नेपाल, उसका 68वां स्थान है, श्रीलंका 56वां स्थान है, बांग्लादेश 84वां स्थान है। ये सभी मध्यम श्रेणी में आता है और भारत से अच्छी स्थिति में है। जबकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की रैंक जो है 109 है और अफ़गानिस्तान, ये सभी गंभीर श्रेणी में है, ये भारत से बदतर स्थिति में है। वैश्विक स्तर पर 733 मिलियन लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं और 2.8 बिलियन लोग स्वस्थ आहार वहन नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। भारत सरकार ने GHI की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए, विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य पर आधारित 3 संकेतकों और कुपोषण के आंकड़ों की सटीकता पर। ठीक है। अब हम देखते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, तो इसमें क्या है कि 133 अर्थव्यवस्था में 39वें स्थान पर है भारत। ठीक है। तो 133 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का जो स्थान है वह 39वां है। जो पिछले जो आंकड़े हैं 2023 का जो आंकड़ा है उसकी तुलना में 1 पायदान का सुधार हुआ है। ठीक है। शीर्ष देश को देखें, शीर्ष 3 देश तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन और USA। स्विट्जरलैंड, स्वीडन और USA ये देश नवाचार में अग्रणी है लगातार। ठीक है। निम्न स्थान को देखें तो अंगोला है। ठीक है। अंगोला का जो स्थान है वह 133वां है, सबसे नीचे है। जारी करने वाली जो एजेंसी है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। आप वैसे अगर कहें तो भारत 2015 से अगर तुलना करें तो 81वां स्थान पर था और 24 में जो वर्तमान आंकड़ा है उसके हिसाब से 39वां स्थान पर हुआ है। तो ये 42 अंकों की उल्लेखनीय छलांग है। ठीक है। तो जो मतलब दर्शाता है जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम, अटल नवाचार मिशन और अनुसंधान और विकास की प्रगति के हिसाब से ऐसा हुआ है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, और ये नवीनतम आंकड़े हम लोगों को प्राप्त है। तो भारत का जो इसमें स्थान है वो 151वां है कुल 180 देशों में। ठीक है। जो 2024 में 159वें स्थान से 8 पायदान का सुधार हुआ है। शीर्ष 3 देशों को देखो तो नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन ये देश प्रेस स्वतंत्रता के मामले में उच्च मानकों के लिए जाने जाते हैं। निम्नतम स्थान का है तो इरिट्रिया का है और इसके बाद सीरिया और उत्तरी कोरिया का है। जारी करने वाली जो एजेंसी है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये RSF इसे कहा जाता है। इसके द्वारा ये पेरिस की कंपनी है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और RSF इसलिए कहता है कि इसका जो मूल नाम है रिपोर्टर्स सेंट फ्रंटियर्स है और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है अंग्रेजी में इसे कहा जाता है। ठीक है। तो फ्रांस की गैर सरकारी कंपनी है, तो ये जो है तय करती है। भारत की बात कर ली जाए तो प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति गंभीर श्रेणी में रखा गया है, जहां पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, मीडिया स्वामित्व का केंद्रीकरण और सरकारी नियंत्रण जैसे ये सभी कुछ चुनौतियां हैं। ठीक है। अब अगला जो सूचकांक है वो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें 2024 के आंकड़े हमारे पास है। इसमें 184 देशों में 127वें स्थान पर भारत है, जिसका कुल स्कोर 52.9 है। ये स्कोर उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको जो रैंक है वो ज़रूर आपको याद करने पड़ेंगे कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 127 है 184 देशों में। शीर्ष पर देखें तो सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड है। निम्नतम स्थान उत्तरी कोरिया का है, इसके बाद वेनेजुएला और क्यूबा का। ये देश अत्याधिक सरकारी नियंत्रण और आर्थिक स्वतंत्रता की कमी के कारण सबसे निचले पायदान पर है। जारी करने वाली एजेंसी जो है वह द हेरिटेज फाउंडेशन है। ठीक है। द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल। ठीक है। और यह 1995 से ही यह प्रकाशित प्रतिवर्ष किया जाता है। 12 पहलू है इसमें इसके मापन के, नियम कानून, सरकारी आकार, नियामक दक्षता और बाजार खुलापन के आधार पर ये आर्थिक स्वतंत्रता को मापा जाता है। मुख्य बिंदु देखिए, भारत का स्कोर जो है 2024 में 52.9 है, जो 100 में से आर्थिक स्वतंत्रता की उपलब्धि को दर्शाता है। इसमें सुधार के लिए निवेश व्यवस्था और श्रम कानून में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। ठीक है। अगला सूचकांक है बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत 55 देशों में 42वें स्थान पर है, जिनका कुल स्कोर 38.64 है। यह रैंकिंग 2022 और 23 के तरह है। ठीक है। जो प्रगति में ठहराव को दर्शाता है। शीर्ष 3 देशों को देखें तो शीर्ष 3 देशों में ये आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका, UK, फ्रांस।
निम्नतम स्थान देखें तो वेनेजुएला का है, और जारी करने वाली जो एजेंसी है वह यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये यूएस की कंपनी है और यूएसए इसमें प्रथम स्थान पर है। ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात हो रही है। इसके बाद है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। ये 2024 के आंकड़े हैं और 67 देशों में 34वें स्थान पर भारत है। ये WCI वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 34वें स्थान पर है और स्कोर कितना है 67.69 है इसका भारत का स्कोर। शीर्ष 3 देश की बात कर ली जाए तो सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क इसमें शीर्ष देश हैं। ये प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक की बात हो रही है। निम्नतम देशों की बात कर ली जाए तो अर्जेंटीना इसमें है। जारी करने वाली एजेंसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक को देखें तो भारत इसमें 167 देशों में, ये 2025 के आंकड़े हमारे पास है, तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत 167 देशों में 99वें स्थान पर है और स्कोर कितना है 67। यह 2024 में 109वें स्थान पर से 10 पायदान जो है इसमें सुधार हुआ है। और ठीक है, और पहली बार जो है भारत शीर्ष 100 देशों में प्रवेश किया है, तो इसे ज़रूर याद रखें। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक इसमें 99वां नंबर पर भारत है। शीर्ष 3 देशों को देखें तो फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। निम्नतम देशों देखें तो दक्षिण सूडान, ठीक है। इसके बाद वैश्विक खुशहाली सूचकांक में तो 2025 का यह रिपोर्ट है। 147 देशों में 118वें नंबर पर भारत है, ठीक है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक में 118वें नंबर पर भारत है 147 देशों में, और स्कोर कितना है 4.74। शीर्ष 3 देशों को देखें तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। निम्नतम देशों को देखें तो अफ़गानिस्तान, इसके बाद सिएरा लियोन और लेबनान। जारी करने वाली जो एजेंसी है वो कौन सी है, तो ये एजेंसियां हैं बेल बिंग रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, गैलप, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है। तो ये सभी एजेंसियां हैं जो मिल करके यह रिपोर्ट जो है जारी करती है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वह कितना है 118। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक देखें 2024 के आंकड़े हैं, तो इसमें 180 देशों में 176वें स्थान पर भारत है और 27.6 स्कोर है। तो मामूली सुधार हुआ है 2022 की तुलना में देखें तो इसमें मामूली सुधार हुआ है। शीर्ष 3 देश एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी। एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी। निम्नतम स्थान देखें वियतनाम का है और इसके बाद पाकिस्तान, लाओस, म्यांमार और भारत भी इसमें शामिल है। ये देश वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और कमज़ोर पर्यावरण नीतियों के कारण निचले स्थान पर है, ठीक है। वियतनाम का नाम याद रखिएगा। और जारी करने वाली एजेंसी कौन सी है, येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक है। याद रखें दो इसमें एजेंसी है, येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसमें भाग लेती है, सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें क्या है कि 2025 के आंकड़े हैं और 63 देशों और यूरोपीय संघ को मिला ले तो कुल 64 इकाइयाँ हैं, तो इसमें 10वें स्थान पर भारत है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक इसमें 10वें स्थान पर भारत है। 2024 में 7वें स्थान से 2 पायदान की गिरावट जो है यह दर्शाता है, लेकिन भारत लगातार 6ठे वर्ष टॉप 10 में बना हुआ है, ठीक है। शीर्ष देश की बात कर ली जाए तो डेनमार्क, नीदरलैंड और यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। निम्नतम स्थान देखें तो ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, ठीक है, और रूस। ये सभी निम्नतम स्थान है किसमें, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। जारी करने वाली जो एजेंसी है वो कौन सी है, तो जर्मन वाच है
न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, ठीक है। तो इन एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। अब ग्लोबल पीस इंडेक्स देखें, वैश्विक शांति सूचकांक, तो इसमें 163 देशों में, ये 2025 के आंकड़े हैं, तो वैश्विक शांति सूचकांक में 163 देशों में 115वें स्थान पर भारत है। स्कोर कितना है? 2.229। यह 2024 में 116वें स्थान से एक पायदान का सुधार हुआ है और 115वें स्थान पर है भारत अभी। शीर्ष 3 देश देखें तो आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया, ठीक है। निम्नतम देखें तो रूस का स्थान है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में निम्नतम स्थान किसका है? रूस का है, यूक्रेन का है, सूडान, दक्षिण सूडान और अफगानिस्तान। ये सभी देश जहाँ युद्धरत जो देश हैं उसमें सबसे अंतिम स्थान इन देशों का है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ युद्ध होती है वहाँ शांति कैसे हो सकती है। तो जस्ट इसका उल्टा है। अब हम लोग एक जो लास्ट बचा हुआ है वो हम लोग देखते हैं कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या स्थिति है भारत की, इसे जारी करने वाली एजेंसी कौन सी है, और हम लोग यह भी देखेंगे कि कितने देशों ने इसमें भाग लिया है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2025 में भारत 167 देशों में 66वें स्थान पर है, ठीक है, जिसका स्कोर 5.97 है और यह 2024 में 60वें स्थान की तुलना में 6 पायदान की गिरावट दर्शाता है। भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र यानी कि मतलब ऐसे लोकतंत्र है जहाँ जो दोषपूर्ण है, ठीक है, फ्लॉइड डेमोक्रेसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत की रैंकिंग में गिरावट का कारण जो है प्रेस स्वतंत्रता पर बढ़ते प्रतिबंध, अल्पसंख्यकों के अधिकार पर चिंताएं, राजनीतिक ध्रुवीकरण में वृद्धि, ठीक है। तो ये सभी कुछ बातें हैं। हालांकि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और राजनीतिक भागीदारी सकारात्मक बिंदु है, तो इसमें ये नहीं है, लेकिन जो कुछ और भी बातें होती हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करती है उसमें भारत की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई है। शीर्ष 3 देशों को देखें तो नॉर्वे पहले स्थान पर है, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है और आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। निम्नतम स्थान देखें तो उत्तरी कोरिया का है, ठीक है, उसके बाद सीरिया और अफगानिस्तान। ये देश गंभीर अशांति, दमनकारी शासन और नागरिक स्वतंत्रता की कमी के कारण सबसे निचले पायदान पर है। जारी करने वाली एजेंसी को देखें तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक है। और इसके जो संकेतक हैं जैसे निर्वाचन प्रक्रिया में बहुलवाद, सरकार का कार्यकरण, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रता, तो ये सभी इसको कैटेगराइज किया गया इस प्रकार से। आप इस वर्ष के जो प्रतियोगिता दर्पण है वो उसमें आप पढ़िएगा, इसे डिटेल्स में और इसे बताया गया है। तो करंट अफेयर्स में भी हम लोग इसे समझेंगे। तो यहाँ भी खैर देख लेते हैं कि 4 श्रेणियाँ हैं जिसको बांटा गया। जैसे पहला पूर्ण लोकतंत्र, जब स्कोर 8 से लेकर 10 के बीच में होगा तो कहा जाएगा पूर्ण लोकतंत्र है। दोषपूर्ण लोकतंत्र में क्या होगा, 6 से लेकर 8 के बीच में है तो दोषपूर्ण है। संकर शासन है तो 4 से 6 के बीच में अगर स्कोर है तब, और सत्तावादी शासन है तो 0 से 4 के बीच में है तब, ठीक है। तो आपको पता होगा कि दोषपूर्ण लोकतंत्र कैटेगरी में भारत को रखा गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि विभिन्न सूचकांकों को। अब कुछ हम लोग जो एजेंसी है उसे हम लोग देख लें। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है UNDP क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। UNDP के प्राथमिकता वाला क्षेत्र कौन सा है? सतत विकास, लोकतांत्रिक शासन एवं शांति स्थापना, जलवायु एवं आपदा प्रबंधन, लैंगिक समानता, आपदा प्रतिक्रिया, विकास, ये सभी UNDP के प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। UNDP गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने हेतु लगभग 70 देशों में कार्य करता है। इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं तथा संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और लचीलापन बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो इसके जरिए ही तो आपको पता होगा कि UNDP द्वारा ही मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जो भी जारी किया जाता है वह इसी के द्वारा जारी किया जाता है। फिर उसके बाद है लैंगिक असमानता सूचकांक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें क्या है कि पहली बार संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद UNDP द्वारा ही जारी किया जाता है और 2010 में
मानव विकास रिपोर्ट में पेश किया था इसे, लैंगिक असमानता सूचकांक को। तो इसके जो आयाम है वह क्या है कि प्रजनन, स्वास्थ्य, राजनीतिक सशक्तिकरण और श्रम बाजार। ठीक है, ये संकेतक है। 0 से 1 के बीच इस सूचकांक का मान होता है और कि मतलब 170 देशों के लिए ये जारी किया जाता है। हम लोग यह भी देख लें कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल जो है की गई है। इसमें बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र। ठीक है, महिला शक्ति केंद्र के बारे में आपको पता होगा कि इसका लक्ष्य क्या है कि ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के माध्यम से सशक्त बनाना है। ठीक है, राष्ट्रीय क्रेच यानी शिशु गृह योजना, इसमें नाम से यह स्पष्ट है कि महिला को रोजगार का अवसर इसमें मिले, शिशु के लिए सुरक्षित वातावरण इसमें दिया जाएगा। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, इसमें गर्भवती और स्तनपान कराने के लिए जो माताएं हैं उनको मातृत्व लाभ दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना महिलाओं के नाम से आवास जो है सुनिश्चित कराती है। सुकन्या समृद्धि योजना पता होगा। वर्ष 2005 से जेंडर बजट जारी किया जाता है। ठीक है, तो जेंडर बजट को भारत के केंद्रीय बजट का हिस्सा बना दिया गया है। तो इसे महिला समर्पित जो कार्यक्रम एवं योजनाओं के लिए धन आवंटन इसमें शामिल है। निर्भया फंड फ्रेमवर्क एक योजना है। तो इसमें क्या है कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक गैर व्यक्तिगत कॉर्पस फंड प्रदान करता है। एक है वन स्टॉप सेंटर, हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए चिकित्सा एवं कानूनी सहायता जैसी सेवाएं प्रदान करती है वन स्टॉप सेंटर। संविधान का 106वां संशोधन आप जानते होंगे, अधिनियम जो 2023 में बना था। तो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं की सभी सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करती है, जिसमें SC और ST के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 33% सीट पहले से ही आरक्षित है। ठीक है, उसके बाद है STEM, आपको पता होगा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित। ठीक है, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि STEM में उच्च शिक्षा के साथ साथ करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और महिलाओं के लिए और भी बहुत सारे हैं जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए है। स्टैंड अप इंडिया, महिला ई-हाट, उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये सभी पहल हैं जो भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिले। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, खुशहाली के बारे में देख लेते हैं। देखिए, खुशहाली मनुष्य मात्र की आकांक्षा है जो कि सामाजिक प्रगति का पैमाना बन सकता है। दुनिया भर के देशों के लोग खुश हैं कि नहीं, इस सही माप की कुंजी खुशहाली शब्द के अर्थ में ही निहित है। खुशहाली की माप के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने 2012 ईस्वी से विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन शुरू किया। इस रिपोर्ट में राष्ट्रों की खुशहाली की माप की जाती है, जिसका मूल उद्देश्य क्या है, राष्ट्रों की लोक नीति का पथ प्रदर्शन करना। खुशहाली की माप जो है वो 6 कारक के आधार पर किया जाता है। इसमें है कि प्रति व्यक्ति GDP, क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर यानी PPP के आधार पर प्रति व्यक्ति GDP, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार का बोध, ये सभी कुछ बातें हैं जो खुशहाली सूचकांक को बढ़ावा देती है। और हमने खुशहाली सूचकांक को देखा भी। इसके बाद एक है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को 2010 में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव पहल तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया था। यह सूचकांक 107 विकासशील देशों की बहुआयामी गरीबी को मापने की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इसे प्रतिवर्ष जुलाई माह में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में जारी किया जाता है। यह आय आधारित सूचियों से परे है, गरीबी का निर्धारण करने के लिए विभिन्न कारकों का उपयोग करता है। यह सूचकांक तीक्ष्ण बहुआयामी निर्धनता का निर्देशांक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 आयाम हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। तो ये बहुआयामी गरीबी के आयाम हैं। इसके आकलन हेतु, ठीक है, 10 संकेतक का भी इस्तेमाल होता है। तो ये संकेतक कौन कौन से हैं? तो स्वास्थ्य में देखें तो बाल मृत्यु दर और पोषण। ठीक है, शिक्षा में देखें तो स्कूल के वर्ष और बच्चे का नामांकन शिक्षा में है, स्कूल के वर्ष और बच्चे का नामांकन। जीवन स्तर में देखें तो रसोई गैस,
शौचालय, पानी, बिजली, फ्लोर, संपत्ति, ये सभी। ठीक है। और इसमें भी है कि स्वास्थ्य जो होता है, ये प्रत्येक सूचक को 1/6 के बराबर भारांकन किया जाता है। शिक्षा को 1/6 के बराबर भारांकन किया जाता है। जीवन स्तर को 1/18 के बराबर भारांकन किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक को ज्ञात करते हैं। ठीक है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसका सृजन जो है 2006 में वाशिंगटन DC स्थित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया गया था। हालांकि वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान ने GHI के प्रकाशन से स्वयं को अलग कर लिया। अब क्या है कि यह सूचकांक वेल्थुंगर हिल्फे जो जर्मनी की एजेंसी है और कंसर्न वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रकाशित किया जाता है। इसका प्रकाशन प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने में किया जाता है। GHI को 4 संकेतकों जैसे अल्प पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन, जो स्टंटिंग और जो हम लोगों ने पढ़ा है इसमें ही पढ़ा था, तो वो है, और बाल मृत्यु दर के आधार पर तैयार किया जाता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो है 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है, जिसमें 0 से लेकर के 100